देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वैसे इसको ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोजेक्टाइल के बाद ही पढ़ा जाना चाहिए, मतलब इसको पहले भी पढ़ सकते थे, ऐसा कोई खास नहीं है इसके अंदर, है तो बेसिकली वेक्टर ही है। जैसे हमने रेन मैन प्रॉब्लम की थी, रिवर बोट प्रॉब्लम की थी, ठीक है, उसमें भी हमने रिलेटिव पढ़ा था, वो भी बेसिकली क्या था, वो रिलेटिव का ही केस था। तो इसमें भी रिलेटिव ही है ऐसे ही, ठीक है। और मतलब ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक बारी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो इट्स क्वाइट ईजी। अब देखो इसको समझने के लिए कुछ ऐसे करते हैं, देखो जैसे मान लो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है, एक ये रहा और एक ऐसे। मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ये θ2 से हमने प्रोजेक्ट कर दी, और ये वेलोसिटी u1 है और ये θ1 से हमने प्रोजेक्ट की है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मान लो मेरे को वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अगर 2 लिखना हो तो मैं कैसे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। अब वेलोसिटी ऑफ 1 और वेलोसिटी ऑफ 2 लिखना तो बड़ा इजी है। किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो तुम्हें वेलोसिटी लिखनी है इसकी, तो कैसे लिखी जाती है, देखो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा क्या रहती है, u1 cos θ1, और वो आई कैप। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, u1 cos θ1 आई, ठीक है। और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, तो u1 sin θ1 माइनस जी, और ये हो गया जे कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर उसका भी देखूँ तो ये क्या बन जाएगा, u2 cos θ2 आई प्लस ये क्या बन जाएगा, u2 sin θ2 माइनस जी टी इंटू जे कैप किसी भी टाइम टी पे। अब अगर देखो ये मेरा हो गया वेलोसिटी 1 और ये क्या हो गया वेलोसिटी 2, ये किसी भी एक पॉइंट पे है, ठीक है। अगर मैं इनिशियल की बात करूँ तो वहाँ पे ये जी टी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जी टी ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो मेरे को इनिशियल्स लिखने हैं इसके, तो u1 अगर मान लो लिखना हो तो मतलब यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर इसको लिखना आई और जे के गैप में, तो मैं कैसे लिखूँगा, u1 cos θ1 आई प्लस u1 sin θ1 जे कैप, और u2 कैसे लिख दूंगा मैं, u1 cos θ2 आई कैप प्लस u2 sin θ2 जे कैप, ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे, राइट। अब हमें क्या लिखना है, हमें चाहिए रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव 1 रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो 2 वाला है उसको रेस्ट पे समझ लिया और फिर मैं 1 वाले को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर देखा जाए तो देखो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर मैं इसको माइनस करूँ, किस में से माइनस करना है, 1 में से 2 को माइनस करना है, तो क्या बन जाएगा, देखो u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 आई कैप, है ना। और माइनस किया तो देखो इसमें से u1 sin θ1 में से u2 sin θ2 माइनस करो, देखो जी तो कट ही जाएगा, ठीक है, जी तो क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। तो ये क्या बनेगा, प्लस में u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 जे कैप। तो ये क्या लिखा गया तुम्हारा, रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या लिख दी, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर तुम इसको भी करोगे तो यही आएगा, देखो सेम आएगा, है ना। तो जैसे इस मर्जी कर लो, बात एक ही है। अब जैसे हमने वेलोसिटी निकाली वैसे एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो देखो इसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना है, जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट किया इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी माइनस जी, इसका भी कितना है, माइनस जी। तो माइनस g1 माइनस ऑफ माइनस g2, और दोनों का है तो जी, तो यहाँ पे g1 g2 की बात ही नहीं है, तो लग तो जी रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या हुआ, ज़ीरो। अच्छा देखो, अगर मान लो किसी भी मोशन के अंदर अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगर एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब क्या हुआ कि दो को रेस्ट पे रख के मैं 1 को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और 1 का जो एक्सेलरेशन है 2 के रिस्पेक्ट में वो ज़ीरो है। देखो अगर जब हमने ग्राफ पढ़े तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट,
और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। उसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल के केस में क्या, किसके केस में, प्रोजेक्टाइल के केस में जब हम एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। हमेशा कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर दो पार्टिकल हैं, तुम एक को दूसरे की रिस्पेक्ट में देख रहे हो, एक को दूसरे की रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो पाथ कैसा होगा दूसरे का, हमेशा स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर मोशन हम अंडर ग्रेविटी की बात कर लें, या फिर कोई दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका एक्सेलरेशन सेम हो, जिनका एक्सेलरेशन कैसा हो, सेम हो, अब अगर हम एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा कैसा मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हमें यहाँ से पता है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट होगी तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो पाथ हमेशा, दूसरे का पाथ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन अपीयर होगा। लिख लो, दूसरे का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन अपीयर होगा। ठीक, दूसरी चीज़ देखो, हमारे जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आई वो निकल के आई u cos θ1 माइनस u cos θ2 i प्लस u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 j। अब देखो इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो। मान लो हम 1 को 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो 2 को ऐसा लगता है कि जो ये 1 वाला ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 2 के से ऑब्जर्व करने पे, 2 सेकंड प्रोजेक्टाइल से ऑब्जर्व करने पे 1 हमें ऐसा लग रहा है कि वो वर्टिकली मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव, ये वाली जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है, ठीक है, इसका कौन सा कंपोनेंट 0 हो गया, आई कंपोनेंट 0 हो चुका है। तभी तो हमेशा वो तुम्हें जे में चलता हुआ दिख रहा है। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे मतलब अगर तुम्हें 2 के रिस्पेक्ट में 1 जो है वो वर्टिकली मोशन करता हुआ दिखे तो तुम्हें इसका मतलब क्या है कि u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 इज 0, ये 0 हो चुका है, तभी तुम्हें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर दूसरा केस, अगर मान लो तुम्हें 2 के रिस्पेक्ट में 1 हॉरिजॉन्टल मूव करता हुआ दिखे, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल मूव करता हुआ दिखे, तो इसका मतलब क्या है कि u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 जो है वो भी क्या है, 0 है। ठीक है, तो वर्टिकल के केस में आई कंपोनेंट 0 होगा और हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा, जे कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ है, मतलब कोई क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो तुम्हारी वहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया। देखो अब और देखो ऑब्जर्व करते हैं इसी के अंदर। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो देखो जरा। इसमें ना 2-3 तरह की वैरायटी पूछी जाती है जनरली। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से, लेट से एक प्रोजेक्टाइल ए है और दूसरा, एक ए है और दूसरा बी। मान लो इसको किसी एक वेलोसिटी से और एक सर्टेन एंगल से फेंक दिया, इसको भी किसी एक वेलोसिटी से और किसी एक सर्टेन एंगल से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, और इसके बीच में मान लो डिस्टेंस डी है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। पहला केस तो ये बनता है। ठीक है, तो पहला केस होता है कोलिजन के ऊपर। ठीक, दूसरा केस क्या बन जाता है इसका, अगर मान लो ये कोलाइड नहीं करते तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर कोलाइड नहीं कर रहे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तीसरा केस क्या हो सकता है कि टाइम व्हेन दे कोलाइड। ठीक है, कोलिजन देख लिया, कोलिजन नहीं हो रहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या फिर कोलिजन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टाइम भी पूछ सकता है या फिर कोलिजन का टाइम भी पूछ सकता है। ठीक है, चौथी चीज़ क्या पूछ सकता है कि बताओ कोऑर्डिनेट या फिर ए से कितनी दूरी पे कोलिजन हुआ है। ठीक है, ए से कितनी दूरी पे या फिर बी से कितनी दूरी पे कोलिजन हुआ है। ठीक है,
तो कोलिजन पॉइंट, ठीक है, जनरली ये 3-4 चीज़ें ही पूछी जाती है, ठीक है। कोलिजन हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टाइम व्हेन दे कोलाइड, किस टाइम पे वो कोलाइड कर गए, और कोलिजन पॉइंट, ठीक है। देखो कोलिजन पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है, अगर एक बार टाइम निकल गया तो कोलिजन पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। अगर एक बार तुमने टाइम निकाल लिया तो कोलिजन पॉइंट निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे निकालना है? देखो, अगर मान लो तुम्हें टाइम पता चल गया कि किस टाइम पे वो कोलाइड हुआ है, ठीक है, तो जैसे मान लो 2 सेकंड पे कोलाइड हुआ है ये, ठीक है, तो 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी जो तुम निकाल सकते हो? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, वही क्या होगा? पॉइंट ऑफ कोलिजन। वही क्या होगा? पॉइंट ऑफ कोलिजन। अब पहली चीज़ ये आती है, अब ए 1 बाय 1 छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो कोलिजन के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, ठीक। अगर देखो मान लो हम इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ए को रेस्ट पे लिया और बी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ए तो रेस्ट पे है, ए तो क्या है? रेस्ट पे है, और बी मूव करेगा कहीं पे, बी मूव करेगा, और वो कैसा मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर बी को मूव करना है स्ट्रेट लाइन और इस बी को इससे टकराना है, तो इस बी की जो वेलोसिटी है, कौन सी वाली वेलोसिटी? ये वाली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किस डायरेक्शन में होनी चाहिए ताकि कोलिजन हो? किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? ए की डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब ए की तरफ होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो अगर मैं वी बी ए देखूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अगर ए देखूँ, तो वी बी की जो वेलोसिटी है ना, नेट रिजल्टेंट, इसका इस तरफ होना चाहिए, तभी ये कोलाइड करेंगे, अदरवाइज कोलाइड नहीं करेंगे। करके देख ले। तो में कर लिया ना ये अगर इधर जाए, अबे अब तो स्ट्रेट लाइन हो चुका है ना ये। क्या है, कैसे क्या किया? रिस्पेक्ट, अगर हम रिलेटिव देखते हैं तो रिलेटिव में ये क्या हो चुका है? स्ट्रेट लाइन हो चुका है। रिलेटिवली उसको कैसे दिखेगा? स्ट्रेट लाइन मूव करता हुआ दिखेगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इस डायरेक्शन में अगर ये चला गया तो कभी भी कोलाइड नहीं करेगा इससे। तो बी की जो ये जो वी बी ए है, वो किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए? ए के डायरेक्शन में होनी चाहिए, ए की तरफ होनी चाहिए। इट शुड बी टुवर्ड्स ए, तभी कोलिजन हो सकता है, अदरवाइज कोलिजन पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज कोलिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया कोलिजन की कंडीशन। तो हमेशा ध्यान रखें, लिख लो इस पॉइंट को लिख लेना कि कोलिजन इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये वाला केस ऐसे एग्जांपल बना के लिख लो, ए और बी का ऐसा एग्जांपल बना लो कि व्हेन वी बी ए इज टुवर्ड्स ए, व्हेन वी बी ए इज टुवर्ड्स ए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो मेरे को कोलिजन टाइम निकालना है कि कितनी देर में वो कोलाइड कर जाएंगे, तो देखो ये जो हमने वी बी ए निकाली, ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब अगर वो कोलाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी बी ए जो है वो ए की डायरेक्शन में ही होगा, टुवर्ड्स ए ऑलवेज। अगर ऐसा हुआ, मुझे निकालना टाइम, कोलिजन टाइम। कोलिजन टाइम कैसे निकलेगा? देखो डी मेरे को डिस्टेंस पता है इन दोनों के बीच में, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी जो है वो ए की तरफ किस स्पीड से आ रहा है? इस स्पीड से आ रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी क्या मिल जाएगा तेरे को? टाइम। डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी क्या मिल जाएगा? टाइम। तो इस डी को अगर मैं वी बी ए से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख लो, टू कैलकुलेट द कोलिजन टाइम, to calculate the collision time, divide the distance between these two particle by the relative velocity, d upon में v b a। तो हमने टाइम भी निकाल लिया। टाइम निकालने के बाद तो देखो कोऑर्डिनेट निकालना तो इजी, ठीक है। इसके इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से टाइम मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी से तुम टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा वाई कंपोनेंट आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी तुम्हें बताता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान से समझना इसको। मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम किस कंडीशन में निकालेंगे कि जब वो कोलाइड नहीं करता, क्योंकि देखो जब कोलाइड ही कर गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, ठीक है, क्योंकि वो कोलाइड ही कर जाएंगे, तो उनके बीच का गैप कितना है? 0, ठीक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस कब अराइज होगा? जब कोलिजन नहीं हो रहा। तो मान लेते हैं जैसे ये इसकी जो रिलेटिव है वी बी ए जो है, मान लो इस डायरेक्शन में आ गई, मान लेते हैं,
ठीक है, वी बी ए जो है वो इस डायरेक्शन में आ गई, तो मतलब बी जो है वो ऐसे चलेगा, ऐसे। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, अब ये कैसे निकालेंगे? देखो तुम्हें डी तो पता ही होगा, ठीक है, मान लो तुम्हें डी पता है, डी पता है, ये एंगल तुम निकाल लोगे, ये एंगल तुम निकाल लोगे क्योंकि तुम्हें वी बी ए पता है तो एंगल भी पता है, ठीक है। वी बी ए अगर पता है तो tan थीटा करके हम एंगल भी निकाल लेंगे। ये एंगल पता लग गया तो ये डी पता लग गया तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं? तो ये एक एग्जांपल बना लो कि अगर जो बी की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स ए नहीं है तो कहीं और है, अगर कहीं और है तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो आएगा ना, ये क्वेश्चन मार्क, यही क्या होगा? मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने सारी जो थ्योरेटिकल पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया, अब इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। क्वेश्चन करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसी में 2-3 चीज़ें निकाल के देख लेंगे। मान लो यही सेम सिनेरियो है तुम्हारा, ठीक। मान लो इसकी वेलोसिटी 60 दे दी, इसकी दे दी 50, ये एंगल दे दिया 30 और ये एंगल दे दिया अल्फ़ा, और ये डिस्टेंस दे दिया 100 मीटर, ये मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो फाइंड आउट द अल्फ़ा सो दैट दीज टू प्रोजेक्टाइल कोलाइड ईच अदर। हमें वो अल्फ़ा निकालना है जिस पे क्या कर जाए? कोलाइड कर जाए, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या निकालना है इसके अंदर? टाइम निकाल लो, टाइम व्हेन दे कोलाइड, टाइम व्हेन दे कोलाइड। और थर्ड क्या निकालना है? पोजीशन फ्रॉम पोजीशन ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन पॉइंट निकाल लो, ये कोलिजन के कोऑर्डिनेट निकाल लो। सबसे पहला तुम्हें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, दूसरी क्या निकालना है? टाइम निकालना है, और तीसरा क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ कोलिजन फ्रॉम ए। आओ देखो एक क्वेश्चन बता दे तो करते कैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो अगर मेरे को वी ए लिखना हो, ठीक है, मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए लिखनी है, तो इनिशियल पे देखो वेलोसिटी कितनी है? क्या cos 30 और sin 30, तो 60 cos 30i प्लस कितना? 60 sin 30 जे। माइनस क्यों आएगा भाई? इनिशियली तो लिखी है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी इस पॉइंट पे लिख दी मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो गया? देखो ये बन गया 30√3 आई कैप, और ये कितना बन गया? 30 जे कैप। तो ये होता है, ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी भी लिख लो। वेलोसिटी ऑफ बी देखो क्या लिखा गया? वेलोसिटी ऑफ बी लिखा गया 50 cos अल्फा आई माइनस का, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, प्लस 50 sin अल्फा जे, 50 sin अल्फा जे। तो मैंने ये वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया। अब बताओ ए को विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूं या बी को विद रिस्पेक्ट टू ए लिखूं? ए को विद रिस्पेक्ट टू बी लिखें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या लिखा गया? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब ये मान के चल रहे हो कि बी को हमने रेस्ट पे लिया, ए तुम्हारी तरफ मूव होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए देखो क्या है? 30√3i और ये हो गया 30j। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो क्या बन जाएगा? 30√3 प्लस 50 cos अल्फा आई कैप, ठीक है। दिस माइनस दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस, तो ये क्या बन जाएगा? 30 माइनस 50 साइन अल्फा जे। अब अगर ए को बी से टकराना है तो ए की वेलोसिटी, ये जो वी ए बी है वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? बी की डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब वो ऐसे मूव करे, मतलब ये जो वी ए बी है अगर ऐसे मूव करे तो टकराएगा, अदरवाइज नहीं टकराएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वी ए बी है इसका जो जे कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। तो वी ए बी जो है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बी के टुवर्ड्स बी होना चाहिए। तो ये वी ए बी है, इसका मतलब इसका जो जे कंपोनेंट है वो क्या होना जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 माइनस 50 साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3/5, तो 37 डिग्री।
तो अल्फा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। देखो अगर एक बार वेलोसिटी तुम्हें 37 पता चल गई तो वी ए बी प्रॉपर लिख सकते हो, तो वी ए बी लिखो, वी ए बी लिखें, ये हो गया 30√3 प्लस कॉस 37 4/5 तो 40, और ये कितना हो गया, ये 30 माइनस ज़ीरो ही होगा ये तो, 0 ही है। ये तो ज़ीरो ही होना है ना, तो ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया। अब ये जो वेलोसिटी से वो इसकी तरफ बढ़ रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है 100, डिस्टेंस कितना है 100, तो टाइम कितना लग जाएगा 100 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड तो वही है 30√3 प्लस 40 है ना, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 3√3 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर कुछ ऐसा बन जाना चाहिए, ये आ जाएगा 1.09 सेकेंड। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ कोलिजन निकालने के लिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो रिस्पेक्टिवली ये कोऑर्डिनेट नहीं दे सकता तुम्हें। कोऑर्डिनेट कौन देगा, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी, इसकी कौन सी देगा, एक्चुअल वेलोसिटी। अब कहीं से भी ऑब्जर्व कर लो इसको, चाहे तुम बी से ऑब्जर्व कर लो, चाहे तुम कर लो ए से ऑब्जर्व, ठीक है। देखो अगर यहाँ से मैं करता हूँ ना तो इसका एक कॉस एंगल फंस जाएगा और वो जो √3/2 दे देगा, तो इससे बेटर है ये वाला ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर ए से करना होगा तो उसको 100 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इस बी की एक्चुअल में 1.09 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर जाएगा, ये 50 cos 37 इंटू में 1.09, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30, तो मतलब 40 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, u cos थीटा इनटू हाँ टी है ना, कितना आ जाएगा ये 43.6, ये है 43.6 आ गया। तो हॉरिजॉन्टल में 43.6 बी से है वो, तो ए से कितना हो जाएगा 100 माइनस कर लेना, ठीक। ऐसे ही वाई में देख लो इसको, वाई में देखोगे तो ये बन जाएगा u sin 37 इंटू में t माइनस हाफ GT²। तो y कैसे निकल जाएगा इसका, y निकल जाएगा u sin 37, मतलब वैल्यू रख देता हूँ सीधे ना, तो u कितना है 50, तो ये हो जाएगा 30, u sin 37 तो हो जाएगा 30 इंटू में t 1.09 माइनस हाफ g इंटू में 1.09 का स्क्वायर, ये तुम्हारा y आ गया। तो y तो सीधा ही लिख देंगे, x लिख देंगे 100 माइनस करके, जो आया आंसर। देखो नेक्स्ट केस देखो, अगर मान लो कुछ ऐसे टावर से अगर मान लो इसको टावर से फेंक दें, जैसे मान लो एक ये है, क्वेश्चन किस तरह से देखो, ये कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 10√2 है यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे, और इसको हमने ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे थ्रो किया, ये A है ये B है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ दे कोलाइड देन फाइंड द डिस्टेंस D। यहाँ पे ये डिस्टेंस है ये 10 मीटर है, और ये जो हाइट है ना वो 20 मीटर है। मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है, ये हाइट 10 पे है, ये 20 पे है, इसकी वेलोसिटी जो है 10√2 है 45 डिग्री एंगल पे, और इसकी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टली 10 दे दी, ठीक है। और तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस D निकालना है व्हेन दे कोलाइड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या काम करें, किसी एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर ले। जैसे मान लो मैं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A देखता हूँ, मान लो नहीं ये विद रिस्पेक्ट टू बी, एक ही बात है, यहाँ से ईजी होगा करना, निकल तो उधर से भी जाएगा, मैं बता दूंगा अभी। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A अगर हम देखें तो देखो क्या लिखी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ B क्या लिख दूँ, -10I, वेलोसिटी ऑफ B क्या है -10I, माइनस वेलोसिटी ऑफ A देखो क्या बनेगी, 10√2 है तो cos 45 और sin 45, तो इधर भी 10 और इधर भी 10, ठीक है। तो 10I प्लस 10J, यही बन गई। तो ये बन गया -20I माइनस 10J, प्लस -20I माइनस 10J। ये किसकी वेलोसिटी है, B की A के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब A B को देखता है ना
तो वो उसको ऐसा आता हुआ दिख रहा है। कैसे आता हुआ दिख रहा है कि ये इसको हॉरिजॉन्टल में तो 20 और वर्टिकल में 10 आता हुआ दिख रहा है, और उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर वो कोलाइड कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट इसको मिल जाएगा। देखो ये 45 का मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ये बी जो है ना इसी लाइन पे आ रहा है, तभी तो कोलाइड करेगा, है ना। तो ये हो गए। अब देखो तुम्हें निकालना है ये डिस्टेंस डी, ये डी निकालना तुम्हें, ठीक। ये 10, ये 20, तो ये बचा 10, ये भी 10 बच गया, ठीक है। अब देखो अगर ये थीटा तो फिर ये भी थीटा ही है, और ये थीटा कितना है 45, ये थीटा कितना है 45, है ना। अब ये थीटा तो फिर ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, कुछ ऐसे टाइप्स, ठीक है। तो बस थीटा थीटा कंपेयर करा देंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से tan थीटा फ्रॉम ए, tan थीटा क्या बन जाएगा 10/d, 10/d। और इस पॉइंट से ऐसे देखो, इस पॉइंट से tan थीटा क्या बनेगा परपेंडिकुलर, मतलब 10 अपॉन में बेस मतलब 20। ऊपर वाले ट्रायंगल देखो ना, ये 10 है और ये 20 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज tan थीटा। क्या दोनों को कंपेयर कर देंगे? दोनों को कंपेयर किया तो 10/d इज इक्वल टू 10/20, तो d कितना आ गया 20। ये कुछ इस तरीके से है। एक पॉइंट A है, ये है B है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 15 मीटर का है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी यहाँ से 10 और 30 डिग्री एंगल पे, और यहाँ से 5√2 45 डिग्री के एंगल पे, ऐसे है, ठीक है। तुम्हें फाइंड आउट करना है कि दे कोलाइड और नॉट। चेक इफ दे कोलाइड और नॉट। किसको किसके रिस्पेक्ट में देख ले, वी ए बी देख ले, ए को वी ए भी देख ले, चलो बी को ए को बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। क्या वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए लिखो, क्या लिखा जाएगा, ये इधर cos 30, cos 30 का मतलब 5√3 आई कैप, और ऊपर की तरफ प्लस 5j कैप माइनस, ठीक है। उसको लिखो, वो लिखा गया इधर माइनस में 5i और उधर प्लस में 5j। अगर इसको ऑब्जर्व करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा 5√3 प्लस 5i, और ये क्या बन गया 0। तो b जो है वो a को कैसा दिखेगा, सॉरी a जो है वो b को कैसा दिखेगा, इस तरफ आता हुआ या इस तरफ आता हुआ दिखेगा, राइट, क्योंकि i डायरेक्शन है, तो ये देखो कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। टाइम निकालना हो तो 15 को 5√3 से, सॉरी 5√3 प्लस 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बस ये कहानी जो है वो तुम्हारी उसकी है। अब मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा होता है 10√2 होता, तो फिर j जो है वो 0 नहीं बनता, तो j देखो क्या बनता है, इसी क्वेश्चन के अंदर देखो किस तरीके से हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखा जाता 10j, यहाँ पे लिखते 10j, ठीक। तो VAB क्या लिखा जाता 5√3 माइनस माइनस प्लस 5 टाइम्स i, और ये क्या लिखा जाता माइनस का 5j। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये a को, सॉरी b को a कैसा दिखेगा आता हुआ, देखो देखो एक मान लो ये पॉइंट b है और ये है a, b से हम a को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखो ये तुम्हें बता देगा कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है। देखो i पॉजिटिव में है और j कैसा है नेगेटिव में, कौन सा किधर जाता हुआ दिखेगा तुम्हें, नीचे जाता हुआ दिखेगा। देखो i पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में और j नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये तुम्हें ऐसा जाता हुआ दिखेगा। ये तुम्हें बताएगा कि डायरेक्शन कौन सी होगी। देखो डायरेक्शन कितनी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, फिर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये और ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा ये तुम्हें इसके साइन बता देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें ऐसे जाता हुआ दिखेगा, तो अगर ऐसा जाता हुआ दिखेगा तो ऐसे सोचो
ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 15, ठीक है। हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये अगर B है, ये A है, तो ये C है, तो हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। हमें क्या निकालना है, BC। अब BC निकालने के लिए देखो, अगर ये जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये वेक्टर, ठीक, तो ये देखो I में कितना है, ये 5√3 + 5, और J में कितना है, ये ऐसे 5। तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर गया है ना। तो ये थीटा तुम निकाल सकते हो फिर, ठीक है। ये अगर एक बार थीटा निकाल दिया तो फिर BC तो ऑलरेडी निकल गया। क्या होता है ना, ये देख लेना कि इस तरफ है, ये ऐसे है और ऐसे इस तरीके से है, tan थीटा इधर है, तो जो मर्जी लगा लो, tan थीटा यहाँ से 5/5√3 + 5, ये कितना है 5, और ये कितना है ये, तो 5/में 5√3 + 5, मतलब 1/√3 + 1, ठीक है। अब तुम्हें BC निकालना है, BC निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस चाहिए, साइन थीटा चाहिए। अगर तुम्हें tan थीटा पता हो तो तुम साइन थीटा निकाल सकते हो, तो साइन थीटा निकाल लो, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा निकाल लेना। जैसे साइन थीटा आ जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस की हेल्प से तुम क्या निकाल लोगे, BC निकाल लोगे, ठीक है। सो दिस एंड्स योर रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल।